एक बार देखिएगा आप लोग सामने ना, ये देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे 2017 का दिख रहा है, विजन आईएएस का ऐप इसीलिए डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जीएस टेस्ट सीरीज 2017 5 जुलाई से स्टार्ट है। ये क्लियर कट मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरा पहला अटेम्प्ट था 18 में, है ना। तो अब आपको दिखेगा कि सीरियसनेस, मैं उस समय आईटी रुड़की में था और मेरा थर्ड ईयर था। थर्ड ईयर इतना टफ होता है, आपको समय नहीं मिलता है पढ़ने का। मेरे पास कोई बहाना नहीं था कि मेरे घर वाले मुझे निकलने नहीं देते हैं या मेरा इंटरनेट ने, मेरे पास सारी सुविधाएं थी वहां पे, है ना। बस मेरे पास एक जो सबसे जीवन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, समय नहीं था। लेकिन मुझे एक बात ये क्लियर थी कि मुझे 18 में अटेम्प्ट देना है तो मुझे 17 में आंसर राइटिंग आनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा ये बात क्लियर था, ये मामला एकदम स्ट्रिक्ट लेवल पे क्लियर था। तो मैं ये सोचता था कि यार कहीं ऐसा कुछ प्रोग्राम मिल जाए वो डेली आंसर राइटिंग हो जाए मेरी, है ना। तो वो डेली आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम मैंने बहुत खोजा, हिंदी मीडियम में कहीं मिला नहीं। कुछ कोचिंगों ने बाद में चलाया, उसके पहले हमने स्टार्ट किया था सृजन, इसीलिए सृजन स्टार्ट किया था। तो आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, क्लियर कट मामला। तो डेली आंसर राइटिंग मिल नहीं पाती थी, तो मैंने क्या किया था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। ठीक है, भेज दीजिए, चाहे बोल दीजिए कि अभी क्लास चल रही है, क्लास तो बहुत समय लगेगा। हाँ, तो बोले थे तो बोल दीजिए कि जैसे ना बोले फिर शाम को आए ना। ठीक, 1 मिनट में आप नहीं जाने दीजिए, अभी जरूरी काम यही है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे मैंने एक भी बहाना नहीं मारा। अच्छी बात यह है, सारे टेस्ट के स्कोर आपको दिखेंगे यहाँ पे क्लियर कट, मतलब नंबर बहुत खराब दिखेंगे। पक्की बात है, जब मैंने भी आंसर राइटिंग की शुरुआत की होगी तो ऐसा नहीं है कि मैंने सीधे लिख दिया होगा एकदम टॉपर की तरह। दिख रहा होगा 64 नंबर, 53 नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है ना, 53 नंबर भी 21वें, यानी ये जो पेपर 2 है गवर्नेंस का, इसमें मुझे 53 नंबर केवल मिले पार्ट टेस्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने ट्राई किया। आप देखिए एक बार अगर, है ना, तो आपको समझ में आएगा। मैं डाउनलोड करता हूं कॉपी। यहां पे देखिए मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया था 3 घंटे का, तो मैंने 6 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। आपके सामने प्रूफ है ना, 6 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ये भी सब्जेक्टिव टेस्ट है, गौरव कुमार त्रिपाठी हिंदी मीडियम, है ना। यहां पे देख पाएंगे कब दिया है, 5/7/2017, है ना। 7 मतलब जुलाई से स्टार्ट थी। मैंने कोई बहाना नहीं मारा भाई कि अभी तो एग्जाम अगले साल है, अगले साल मई में ही प्री होना था, जून में 2 जून को प्री था। मैंने कोई बहाना नहीं मारा। मेरे मामले में ये मामला एकदम क्लियर था कि मुझे अगर एग्जाम देना है तो 1 साल पहले, और ये मैं बहुत क्लियर कट इसको बता रहा हूं, अगर आपको एग्जाम देना होता है ना। अब कई लोग डिमोटिवेट आज होने वाले हैं, लेकिन रियलिटी को फेस करिए। आपको अगर 25 में अटेम्प्ट देना है, 24 के मेंस तक आपकी तैयारी मेंस की हो जानी चाहिए। ये क्लियर कट फंडा है, तब आपका चांस है सिलेक्शन होगा। आप अगर ये सोचेंगे मेरी मेंस की कोई तैयारी नहीं है, मैं एकदम जीरो पे हूं और मैं प्री निकालूंगा फिर मेंस के लिए कभी स्टार्ट करूंगा, कभी जीवन में सिलेक्शन होगा नहीं, कभी नहीं होगा। चेक करके देख लीजिएगा, 10 बार ट्राई कर लीजिए। हाँ, यही होगा कि 2-3 सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको ये बात बताएंगे कि मैंने पहली बार एक आंसर प्री के अगले दिन लिखा था, उसके बाद सीधे मैंने मेंस गया और मेंस लिख के आया, तो ब्रह्मा जी मेरी जगह लिख रहे थे तो मेरा सिलेक्शन हो गया। जो आर्टिकुलेशन वाली बात है ना, वो नहीं होती है। आप देखिए, जब मैंने पहले दिन का आंसर लिखा तो आप देखेंगे यहां पे पूरे कमेंट भी है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, सीधे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे। लक्ष्मीकांत रीडिंग की थी और टेस्ट लिख रहा था। देखिए क्या लिखा है, भारतीय संविधान में निर्दिष्ट राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सूचीबद्ध कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि राज्यपाल का पद अत्यधिक राजनीतिक बन गया है? तो मैंने क्या लिखा, भारतीय संविधान में निर्दिष्ट राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां कुछ इस प्रकार है। सीधे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि विवेकाधीन एग्जैक्ट नहीं होता कि अब मैं रहता, अब मैं लिखता आर्टिकल 163, इसी में है ना विवेकाधीन शक्तियां। कोई बताएगा? श्योर? कौन बता रहा है भाई, बताए पहले, अब ये पहले जानना है ना। हाँ, सोचिए, जोर मारिए। 200 में तो कतई नहीं है। 200 में है राज्यपाल डिमांड करेगा राष्ट्रपति से। हाँ, तो मुझे चेक करिए। अरे नालायकों, सबके पास मोबाइल है, सबके पास है ना। एक सेकंड देखो, हम बनेंगे स्मार्ट, कैसे जीवन चलेगा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, समझिए। एकदम तुरंत के तुरंत देखना चाहिए।
तो अब मैं रहता, अब समझिए अभी मेरी आर्टिकुलेशन पावर ऐसी है, समय के साथ बनी है। अब मैं इंट्रोडक्शन लिखता तो लिखता अनुच्छेद 163 के तहत, मैं श्योर हूं 99% यही है। अब मैं ये बात लिखता, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, कुछ मौका जनित भी हैं, जो निम्न प्रकार है। मौका जनित अलग और संविधान प्रदत्त अलग से, ये दो दिखाता और फिर बताता कि राज्यपाल का पद अत्यधिक राजनीति में। मुझे यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं थी, क्यों? मैंने केवल वो रीडिंग की थी, एनसीईआरटी बाद लक्ष्मीकांत, और मैंने आंसर लिखा। और देखिए मैंने क्या लिखा, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, दल को बहुमत प्राप्त करने से। अब ये बहुत कॉमन थिंकिंग वाली बात लिख दी, बस जो रीड करके पता है ना कि भाई राज्यपाल क्या करता है, लेकिन मेरी जनरल अवेयरनेस थी, मतलब मुझे आइडिया था कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो राज्यपाल यही तो करता है कि भाई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अभी मैं रहता तो क्या लिखता, अनुच्छेद 200, यहाँ पे आर्टिकल डालता। और अभी मुझे नंबर कितने मिले इसमें, कुछ दिए भी हैं नंबर की नहीं दिए। फर्स्ट पेज 5 नंबर, बहुत दिए भाई, 12.5 में से 5 नंबर, क्या बात है। मैं अभी लिखता तो मुझे हो सकता है 8 मिलते 12.5 में से, क्योंकि सीधी बात है। आप ये सोचेंगे कि मैं डे 1 में आंसर लिखूं और टॉपर के जैसा लिखूं, कभी नहीं होता है। हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, हम जब टॉपर की कॉपी जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार के टॉपर हुई फर्स्ट रैंक, जैसे मान लीजिए इष्टा मैम है, फर्स्ट रैंक की टॉपर है, ठीक है, मान लीजिए उनको टॉपर। अब हमने उनकी कॉपी देखी तो मार्केट में उनकी कौन सी कॉपी मिलेगी, जो उनकी सबसे बेस्ट कॉपी होगी, एकदम जो पीक परफॉर्मेंस होगा ना उनका, वो वाली कॉपी उनकी मिलेगी मार्केट में। हम वो देख के कंपेयर करेंगे आज के दिन से, जब वो दिन से देखेंगे कि हमें डेल्टा क्या है पता नहीं है, हमको ये मामला ही नहीं क्लियर है, हमें सिर पे मैला ढोना क्या होता है हमें पता ही नहीं है, और हम मैच करा रहे हैं उससे। मतलब नहीं है कि अभी हम ग्राम प्रधानी का इलेक्शन मतलब इलेक्शन तो लड़ने ही सोच रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, यार माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो लाखों की भीड़ लगती है, मैं जा रहा हूं तो दो ठो मेरे घर वाले भी नहीं आ रहे साथ में, वो वही बात हो जाती है। समझिए इस बात को, है ना। तो पहली बात ये कि ये अपने अंदर भी लाइए, हिम्मत दिखाइए। और मैं आपसे बता रहा हूं 10,000 रुपए मैंने उसमें दिए थे ध्येय में, जो मैंने आपसे पहले बताया कि 10,000 ध्येय में दिए, जो कि डूब गए। ये शायद 15 या 16,000 की टेस्ट सीरीज थी, उधार लेना पड़ा था मुझे। 4 4 12 4 4 8 4 12 टेस्ट है, ये 16,000 की थी। मुझे लोगों से पैसे मांगने पड़े थे इस टेस्ट सीरीज में, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे जीवन का सबसे बड़ा बढ़िया इन्वेस्टमेंट यही था। इतना सीखने को मिला इससे, इतना सीखने को मिला। हम क्या करेंगे, हम 2.5 लाख रुपए कोचिंग वाले दे के चले आएंगे कि भाई वो है, तैयारी हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ पढ़ा देगा। हम इन चीजों पे पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। प्रैक्टिस है तो इतना भागते ना। सबसे बड़ी बात है ना, अगर हम इन्वेस्ट कर भी देंगे, मेरा देखा देखिए मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ज्वाइन भी किया, उन्होंने 25 वाला ज्वाइन किया कि तू 16 लिखोगे मैं 25 लिखूंगा तो मेरा ज्यादा चांस बढ़ जाएगा। एक टेस्ट भाइयों ने नहीं लिखा, एक टेस्ट सिंगल 25 बजे जैसे खाली पड़ी है। मैंने लॉग इन लिया था, 2-3 महीने बाद में लिखे हिंदी वाले, मीडियम इंग्लिश ज्वाइन किया था तो कॉपी नहीं चेक हुई, और 25 के 25 ऐसे छूटे हुए हैं। इस बात को समझिए, ठीक है। हम क्या रास्ता पकड़ रहे हैं, हमारा रास्ता सही है, कितना भागेंगे, भागिए भाई, नहीं भागेंगे यहीं पे आएंगे घूम के। आप देखिए, है ना, दूसरा पेपर में दिखाता हूं। ये क्या हुआ, पहले वाला तुरंत ही डाउनलोड हो गया था। देखिए ये इसमें मिले 53 नंबर, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सारे अटेम्प्ट कर दिए। नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता था। कितने छूटे, 1 2 3 4 5 छूटे। पहले में 6 छूटा था, दूसरे में 5, यानी पक्की बात है थोड़ा इंप्रूवमेंट मान सकते हैं, है ना। धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि भाई सीधी बात है ना, स्पीड है। मान लीजिए आप खुद सोचिए एक बार, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, सपोज मान लीजिए आपका प्री हो गया 2025 में, है ना, और आप चले गए मेंस देने, क्या 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे मेंस के दिन? करेंगे भी तो 2 लाइन एक में लिखेंगे, 3 लाइन दूसरे में, और पेपर आधा हवा में, और फिर वेट करेंगे आके मेंस के रिजल्ट का। तब तक कोई पढ़ाई नहीं, कोई आंसर राइटिंग नहीं, वेट करेंगे मेंस के रिजल्ट का, जो पहले से घोषित हो चुका है कि हमारा नहीं होना है। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते हैं हम क्या करते हैं, हमारा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बताओ, हमारा टारगेट है हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल कर लें। ये है हमारा टारगेट, है कि क्वेश्चन देख के हमें लगे कि हमें आने लगा है। ये है कि क्वेश्चन देख के मुझे ये फील आती है कि मुझे तो आता है। ये टारगेट है। टारगेट ये होना चाहिए कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने आने चाहिए। मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि 20 मुझे ना आता हो। मैं कह रहा हूं मुझे मान लीजिए नहीं पता है कोई क्वेश्चन, जैसे मैं यहीं पे एक बार देख लेता हूं जो मैंने उस समय छोड़ा होगा।
मतलब सोचिए, मैं गधा तो अभी भी हूं, उस समय कितना बड़ा गधा था कि क्वेश्चन छोड़ के आया था सारे। लेकिन आप देखिए अपनी तरफ से मतलब बहुत ट्राई किए थे। क्या है? सरोगेसी एक्ट। अब देखो ये है ना, मैं पढ़ के बता देता हूं, यहां पे सही से दिया नहीं है। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 के प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, साथ ही इस पर चर्चा कीजिए कि क्या वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध न्यायोचित है। ये क्वेश्चन है। अभी मैं आप लोगों को देता, आप लोग क्या लिखते? सरोगेसी का तात्पर्य है भारत के दक्षिणी भाग को उत्तरी भाग से अलग कर देना, ये लिख देते। मुझे भाई पता है ये अब इससे पता चलता है कि बच्चा स्टार्टिंग में, समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम इस अप्रोच से, इस एटीट्यूड से काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई वो बच्चा अभी तैयारी के स्टार्टिंग फेज में है, अभी वो तैयारी जस्ट स्टार्ट किया, तो उसको इतना आइडिया नहीं। भाई सरोगेसी वो करंट अफेयर्स का टॉपिक था 16 वाला, है ना, एक साल पिछले का करंट अफेयर्स टॉपिक था। मैंने अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे मामले में क्लियर था कि मैं पहले कुछ लिखना आ जाए मुझे, फिर करंट अफेयर्स मैगजीन से ही पढ़ूंगा, ये मेरे मामले में क्लियर था मुझे। तो मैंने करंट अफेयर्स भी स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं आइडिया था? क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग फेज में हूं, अभी आंसर राइटिंग शुरू कर रहा हूं, तो मैंने छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। मैं भी चाहता तो लिख देता क्या पता नंबर भी मिल जाता है ना। तो प्लीज समझिए मेरी बात को, बहुत सीरियसनेस से समझिए। जब हम तैयारी, अब यहां पे अगर मतलब बहुत क्लियर कट आपको इस बात को समझना पड़ेगा, है ना। अभी तो आप, मैं भर दूं पूरा पेज ही भर दूं सरोगेसी पे। फिर ये भी है अगला, accessibility is the key to inclusion and equal access to people with disability. Analyze also discuss the objective and components of a सुगम भारत अभियान with special emphasis on inclusiveness and accessibility index. मुझे पता है कि यार ये भी मुझे नहीं पता, मतलब सुगम भारत अभियान और ये सब, तो क्यों नहीं 3 घंटे में, जो पहली बात तो स्पीड ही नहीं थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि जो लिख पा रहे वही लिख लें, क्योंकि जब आप भी पहले दिन आंसर लिखेंगे ना, इसीलिए मैंने कल धक्के मरवा के लिखवाए। मुझे पता था आप लोग यही सब कांड करेंगे। धक्का इस वजह से मारा क्योंकि जब हम पहले दिन एक बार, हमारा क्या था ना, जब भी आपने 10th तक जिसने भी फिजिक्स पढ़ी उसने ये बात पढ़ा होगा, फ्रिक्शन फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, होता है स्टैटिक, होता है डायनेमिक। स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है डायनेमिक फ्रिक्शन से सामान्यतः, जनरली। क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको अपनी जगह से हिलाने में ज्यादा दम या बल लगाना पड़ता है। जड़ अवस्था से गतिज अवस्था में पहुंचाने के लिए दम ज्यादा लगाना पड़ता है। जब बार गतिज अवस्था में आ जाती है तो कम फोर्स में ही वो गतिज में रहती है, उसमें आपको गतिज अवस्था में रहना है तो कम फोर्स में रहना है। अभी आपकी स्थिति क्या है? एक जड़ ऑब्जेक्ट या एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट की है, ठीक है, उसको आपको गतिज अवस्था में पहुंचाना है तो धक्का मारना पड़ेगा। कल वही धक्का मारने की मैंने कोशिश की, लेकिन 2-3 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उस धक्का को ही नहीं लगाया। नहीं सर, हम तो लगने ही नहीं देंगे। लेकिन जो लोग ने लगाया बहुत बढ़िया है। जब आप धक्का लगाएंगे ना, अब धीरे धीरे डर खत्म होगा आंसर राइटिंग से। वो ये भी नहीं है कि 1 महीने में खत्म, मैं ये भी बात क्लियर बोल दे रहा हूं, ये भी नहीं कि 2 महीने में खत्म हो जाएगा। मिनिमम 1 साल लगता है मिनिमम आपको चीजों को इंप्रूव करने में। अब मैं थोड़ा सा आता हूं चीजों पे। जैसे जब हम डे 1 पे आंसर राइटिंग करते हैं, मैं इसको बंद करता हूं, है ना। देखिए, जब हम डे 1 पे आंसर राइटिंग करते हैं तो पहली बात ये कि समय बहुत ज्यादा लगता है। मैं आंसर राइटिंग का पूरा आपको अभी से प्लानिंग बता दे रहा हूं, चाहे 25 में दीजिए, 26 में दीजिए, 30 में दीजिए, अनंत काल तक, जब तक यूपीएससी रहेगा, है ना, तब तक आंसर राइटिंग तेरा नाम रहेगा। मेरे हिसाब से तो रहने ही वाला है। जब भी आप जिस साल भी देने जा रहे हैं, पहली बात तो ये बात समझिए, आपको 150 शब्द के लिए 7 मिनट अलॉट होंगे। यूपीपीसीएस में ये शब्द होंगे 125, और आपको 200 यूपीपीसीएस में और 250 शब्द के लिए अलॉट है 11 मिनट। तो पहली बात तो यह कि नॉर्मली इन प्रश्न में आपका टारगेट होना चाहिए 7 मिनट टू 11 मिनट तक पहुंचने में। यह जीवन का सबसे बड़ा टारगेट है। अब बात आती है आपके अंदर कितना भी ज्ञान हो, आप पीएचडी रिसर्च स्कॉलर क्यों ना हो और वहां पे फर्स्ट रैंकर क्यों ना हो, ठीक है, डे 1 में कभी आप 7 मिनट में और 11 मिनट में आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल है, मतलब लिटरली इम्पॉसिबल है। क्यों? 1-2 मिनट समझने में प्रश्न को लग जाएगा। कल आधा घंटा हमने दिया था 2 क्वेश्चन के लिए, है ना, 2 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा दिया था।
जो कि कायदे से 20 मिनट में लिखा जाना चाहिए, फिर भी एक्स्ट्रा समय दिया था। ये चीज, फिर दूसरी बात है आपकी स्पीड नहीं होगी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी, है ना, स्पीड भी स्लो होगी, सोचेंगे, सोच के लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि आप सोचते चल रहे हैं, साथ साथ में सोचते भी चल रहे हैं और लिखते चल रहे हैं। पहली बात तो ये भी आना चाहिए, सोचते लिखते साथ साथ में चल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तीसरी बात है, जितने प्रश्न, मतलब जितनी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। और ये तीनों चीज होनी चाहिए 7 और 11 मिनट में, ठीक है। ठीक है, ये तीनों चीज 7 और 11 मिनट में होनी चाहिए। अब ये बात कैसे होती है, ये चीज एक दिन में नहीं होती, ये एक प्रोसेस होता है, सीधी बात, एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के डे 1 में आप एकदम गधे होते हैं, जो कि अभी हम कॉपीज में देखेंगे, ठीक है। अभी और भी कॉपीज मिले, हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे, रिव्यू करेंगे, है ना। डे 1 में आप गधे होते हैं सामान्यतः, मैं भी गधा था, अभी भी हूं, 5 साल 6 साल के बाद भी इंप्रूवमेंट हमेशा होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोसेस की शुरुआत करनी पड़ती है। दूसरी बात यह, जब आप इतना कर लेंगे ना, ये तीनों चीज की जितनी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सोचता लिखना साथ होना चाहिए, अभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये मत सोचिए कि सिलेक्शन पहुंच गया आप। सिलेक्शन तब होगा जब 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इनमें भी वैल्यू एडिशन होना चाहिए, है ना। सिलेक्शन इन दोनों स्टेज पे आके होगा, ये वाला। ये तीनों चीज करने में कम से कम डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 7 से 8 महीने लगते हैं मिनिमम। अगर डेली 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन, 5 से 6 दिन, तब जाके 7 से 8 महीने में आप ये वाला लेवल पहुंचते हैं कि स्पीड अच्छी हो गई है, डिमांड है वो पूरी हो गई है, सोचते लिखते अब साथ में चलने चले। और ये कैसे होता है, स्टेप बाय प्रोसीजर इसका भी बता रहा हूं। ये होता ऐसे है, देखिए, ये होता ऐसे है कि जब आप डे 1 पे होते हैं, डे 1 और मंथ 1, अब डे 1 पे आपने अपना टाइम दिया 18 से 20 मिनट, मान लो एक प्रश्न में आपने 18 से 20 मिनट टाइम दिया। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अभी टारगेट ये होना चाहिए मंथ एंड तक, जब डे मंथ खत्म हो, तो मान लो मैंने 18 मिनट कट ऑफ टाइम रखा है, तो मेरा ये 17 से 16 मिनट आ जाए, ठीक है। फिर मंथ 2 तक एक क्वेश्चन में टाइम 14 से 15 मिनट लगने लगे, फिर 13 से 14, फिर यहां पे 12 ही रहेगा, ठीक है, 12 से 13 ही रहेगा, फिर अगले महीने भी 12-13 ही आएगा। ये दो, जब 12 से 13, जैसे अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, 9.58 क्या चीज है, किसी को पता है? हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है 58 सेकंड में 100 मीटर, है ना। आप अभी दौड़िए ना तो 13 सेकंड में आप दौड़ जाएंगे। 13 सेकंड, कौन, किसी ने अपने 100 मीटर की स्पीड चेक की है? कोई बहुत तेज भागता है, किसी ने 100 मीटर की स्पीड चेक की है? नहीं चेक की है ना। 18 सेकंड लग जाता है, 16 से 18। एक महीना अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो 14 पे लेते आएंगे। एक महीना ढंग की डाइट और ढंग की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा एरोडायनेमिक में चेंज करेंगे, है ना, भागने का थोड़ा सा कि मुंडी नीचे करके भागते तो हवा का फ्रिक्शन कम लगता है ना। हाथ जितना क्लोज रहेगा उतना हवा का फ्रिक्शन कम लगेगा, बहुत दूर हाथ नहीं चौड़ा करके भागेंगे, तो थोड़ा एरोडायनेमिक समझ जाएंगे और डाइट सही से ले लेंगे, तो विद एक्सरसाइज तो एक महीने में वो 18 सेकंड का आप 14 पे आ जाएंगे। फिर 2 महीने में आप 13 पे भी आ जाएंगे। मरेगी इसके बाद 13 से 12 पे आने में आपको पता नहीं कितने साल लग जाए। हो सकता है कि आप 12 पे अइबे ना करें कभी, समझ रहे हैं। 11 पे आने में आपको पता नहीं कितने साल लग जाए। फिर वो वहां पे नेचुरल एप्टीट्यूड आ जाता है कि भैया हम बचपन से दौड़ने के लिए ही बने थे क्या, है ना। 11 से 10 आने में तो मतलब करामात ही हो जाएगा जीवन का। ये होता है किसी भी चीज को सीखने का प्रोसेस। आंसर राइटिंग का भी ऐसा ही है, लेकिन आंसर राइटिंग चूंकि उतना ज्यादा नेचुरल एबिलिटी पे डिपेंड कम करती है, जैसे दौड़ना या फुटबॉल खेलना, नेचुरल एबिलिटी थोड़ा ज्यादा वहां पे मैटर करती है। आंसर राइटिंग पे मैं ये मान के चल रहा हूं थोड़ा बहुत करती है ना, करती है। हम लोग पढ़ते भी हैं, जब एथिक्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भी कि एप्टीट्यूड
दो प्रकार की चीजों से मिलकर बनना होता है, एक जो पैदाइश होता है और एक जो हम सीखते हैं, अपनी प्रक्रिया के दौरान सीखते हैं, ठीक है। तो नो डाउट कि थोड़ा बहुत है कि नेचुरल भी कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज आपको समय लगेगी। तो 17 से 16, 14, 15 बड़ा तेज आप दिखेगा ना, आप लगेगा अरे भाई कमाल ही हो रहा है मेरे साथ, है ना। मतलब 2 महीने में तो मैंने इतना, पहले महीने में 20 मिनट में लिखता था, अगले महीने तो मैंने, जैसे अब मैं ही देखूं टेस्ट वाले में, एक ही टेस्ट में क्वेश्चन नहीं इंप्रूव हो गया तो बड़ी खुशी हुई भाई, एक क्वेश्चन इंप्रूव करना मतलब 12 मिनट मैंने बचा लिए, तो बड़ी खुशी। लेकिन नंबर देखिए क्या नंबर सीधे 64 से 53। तो खैर वो सब बात अलग है। कहने का ये मतलब ये इंप्रूवमेंट इस प्रकार दिखेगा आपको, फिर 12-13 मिनट, फिर ये घटेगा 12 मिनट पे, फिर 11 मिनट पे लाते लाते आपकी वाट लग जाएगी एकदम। लाना आपको यहीं पे, यहीं पे लाना है। मैं 250 वर्ड वाले की बात कर रहा हूं, तो लाना यहीं पे। तो जब डे 1 पे लिखेंगे तो 18 से 20 मिनट आप समय लेके लिखेंगे, रूल नंबर 1। इसमें एकदम नहीं परेशान होना है। दूसरी बात, रूल नंबर 2, इन 18 मिनट में से 5 मिनट आप प्रश्न को समझने में लगाएंगे। तो ये डे 1 की बात है, 5 मिनट प्रश्न समझेंगे प्रॉपर कि प्रश्न की डिमांड क्या है, ठीक है। क्या हुआ, 5 मिनट आप प्रॉपर प्रश्न समझेंगे कि प्रश्न की डिमांड, जैसे ये क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है क्यों, प्रॉपर बैठ के समझिए, है ना, प्रॉपर इसको समझिए। मैं अभी मान के चलो आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज होगी, और इसीलिए अभी मैं वो भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। एक क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आता होगा ना, सर कब स्टार्ट करें आंसर राइटिंग, इस पे भी अभी हम यहीं पे बात कर लेंगे। तो जैसे जब आप डे 1 पे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर बैठ के सोचना है। डेल्टा नहीं बनाने का कारण, ऐसे लिखिए कारण, पहला 1 है ना, ऐसा कि ढाल बहुत ज्यादा है, दूसरा स्पीड बहुत ज्यादा है, तीसरा अवसाद कम है। जो पॉइंट अभी मैं जल्दी जल्दी सोच पा रहा हूं, इस बात को समझिए, मैं जल्दी जल्दी सोच पा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है, तो मैं वो लिख दूंगा, डायग्राम भी बना के पश्चिमी घाट का मैं आंसर लिख दूंगा 11 मिनट में। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये चीज सोचने में समय लगेगी, और क्या कारण हो सकते हैं यार, और क्या कारण हो सकते हैं, आपको शुरुआत में समय लगेगी। हो सकता है आपको हिमालयन रिवर से तुलना करनी पड़ जाए, यार हिमालयन में ये था, और क्या कारण हो सकता है। तो ये आपको 5 मिनट इस पे सोचने में देना है। ये क्वेश्चन सिंगल लाइन का था, जैसे अभी हमने विजन वाला देखा था, उसमें था ना कि सरोगेसी विनियमन अधिनियम का आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्या भारत में व्यावसायिक सरोगेसी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ये प्रश्न था। उस प्रश्न के 2 हिस्से थे, डायरेक्ट या डायरेक्ट। तो आपको पहले यही सोचना है कि कितने हिस्से हैं प्रश्न के, ठीक है, प्रश्न के कितने हिस्से हैं, कितने हिस्से को कितने समय में हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। ये आपको 5 मिनट समय स्टार्टिंग में देना है, फिर 13 मिनट लिखना है। तो ये मेरा डे 1 का होगा। डे 1 में जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो ऐसा करेंगे। अब दूसरी बात, 2 चीजें हैं यहां पे, मैं एक एक करके सारा डिस्कशन करता हूं। कब, पहली बात तो ये कर लेते हैं हम, कब आंसर राइटिंग शुरुआत करनी चाहिए, आंसर राइटिंग कब। तो यहां पर सीधी बात यह है कि जब एनसीईआरटी हो जाए, बिना एनसीईआरटी के आंसर राइटिंग मत करिए। क्यों, फिर वही लिखेंगे। मैराडोने का मतलब क्या है, भारत पर आक्रमण, है ना। एनसीईआरटी नहीं हुई है ना अभी कंप्लीट, इसीलिए अब समझ रहे। ये और जियोग्राफी वाली थोड़ी ज्यादा हुई है शायद, कितनी कहां तक पढ़ी है जियोग्राफी वाली। अच्छा, एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, स्किप मार दी। हाँ, जब 26-25 में अटेम्प्ट देना है, स्किप मत कीजिए। जैसे मुझे ही यहां से वहां जाना है ना, अब मैं एक काम ये कर सकता हूँ, यहीं से छलांग मार दूं तो कंप्यूटर लेके सब उलट जाऊं, और दूसरा कि उतरूं, जगह देख लूं, किनारे हटा के तब जाऊं, है ना। तो जल्दीबाजी में दुर्घटना ज्यादा होगी, ये श्योरिटी है। फिर आप उस स्टेप को छोड़ देंगे जो आपको कुछ सिखाने वाला था। एकदम नहीं जल्दीबाजी करना है। कल वो मैम थी, मैंने साफ मना किया ना मैम कि मत दीजिएगा 24 का अटेम्प्ट। वो एकदम एक्साइटेड थी कि सर मुझे तो, मैं क्वेश्चन देखता हूं तो मेरे सब होने लगते हैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा फिर भी मत दीजिएगा, देंगी तो दिख रहा है रिजल्ट। वो क्या करेंगी, पैर तुड़वा बैठेंगी, कूदने के चक्कर में पैर हाथ अपना भी जाएगा, सामान भी नुकसान होगा। सामान का मतलब टाइम। हम क्या करते हैं ना, कई बार टाइम बचाने के चक्कर में कि एनसीईआरटी हम स्किप मार देते हैं और हम पढ़ लेते हैं भाई नॉर्मल सी कोई किताब, डायरेक्ट हमें तो समझ में आ रही है, हम बड़े तेजू खाए, हम महेश वर्णमाल पढ़ेंगे, हमें समझ में आ जाएगी, या हमें लक्ष्मीकांत सीधे समझ में आ रही है, हमें ऐसा वहम हो जाता है। तो हम वही काम करते हैं जो अभी मैंने बताया मना करने से। तो प्लीज, ठीक है, जब एनसीईआरटी हो जाए तब स्टार्ट करना है। फिर दूसरी बात, कहां से स्टार्ट करना है, मतलब कहां से क्वेश्चन लाएं, कहां से प्रश्न लाएं।
ठीक है, तो इसका आंसर ये है एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी के 11th 12th की किताब उठाएगा रैंडम, वहां पे हर चैप्टर के पीछे, आपने ही दिखाई थी ना उस दिन एनसीईआरटी बुक अपने मोबाइल में रखा था, कौन रखा था? आप रखे थे, हाँ आप ही तो रखे थे मोबाइल में, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए ये होता है स्मार्टनेस, है ना, ये होता है स्मार्टनेस कि हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है, तो एनसीईआरटी रखी हुई थी मोबाइल में। तो हर एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए रैंडम, उसमें भी सारे नहीं सॉल्व करने हैं, रैंडम उठाइए 20-25 क्वेश्चन, पहले उसको सॉल्व करिए और 20-25 दिन में सॉल्व करिए। काहे की हड़बड़ी है, मैं वही कह रहा हूं, हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाएंगे तो मामला गड़बड़ाएगा। तो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रैंडम सॉल्व कर लीजिए, 10 पॉलिटी के सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर, मतलब ज्योग्राफी के क्लास 10th का मान लीजिए चैप्टर नंबर 6 में यही दिया है, मान लीजिए सपोज, मैं रैंडम बात कर रहा हूं, मान लीजिए यही दिया, डेल्टाओं के बारे में चर्चा किया हुआ है, सपोज उसमें चर्चा किया हुआ है, ठीक है। और फिर आपसे उसके पीछे प्रश्न दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, और आपने वही पढ़ा और आपको सीधे सीधे दिमाग में है कि यार यही तो पढ़ा है, अभी ये तो देखा है, और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपके दिमाग में कंटेंट होगा, कुछ लिखने का कंटेंट होगा एकदम। अभी जैसे कल जो लोग क्वेश्चन जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा, कई लोग ब्लाइंड फील कर रहे होंगे, नहीं कि कुछ आ ही नहीं रहा है, इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं, यही फील आ रहा था ना वो मेला ढोने वाले में, क्या है ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन जब पढ़ के वही चीज पढ़ के वो सब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये काम करना है, क्वेश्चन यहां से उठाने हैं। जब ये वाला हो जाए, एनसीईआरटी का ये 50 क्वेश्चन आप जब लगा लीजिए, 50 से 100 तक, जब भी हो जाए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 10 महीने में, जब भी हो जाए, तब स्टार्ट करिएगा कोई डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तब स्टार्ट करिएगा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर शुरू किया था सृजन, लास्ट नहीं, मैंने सोचा ना कि अब मुझे कोचिंग पढ़ानी है, तो मुझे पता था कि मार्केट में हिंदी मीडियम में तो है नहीं, इंग्लिश मीडियम में तब भी थे 1-2 लोग जो डेली आंसर राइटिंग कराते थे। तुरंत हमने सृजन स्टार्ट किया था, हैंड रिटेन आंसर देते थे, कॉपी चेक करते थे दम के, और बड़ा सिलेक्शन हुआ था। मैं सृजन बैच से इतना सिलेक्शन हुआ था कि पहली बार ही हम लोग का जो 30, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था सृजन तो अकेले स्टार्ट किया था, तो 30 एडमिशन थे फर्स्ट बैच में, उस 30 में से 6 लोग सेलेक्ट हो गए थे, मतलब यूपी पीसीएस में। पीसीएस के लिए स्टार्ट किया था क्योंकि यूपीएससी में कोई यही भी नहीं करता था मेरे पास, कहते थे कि मतलब वो नहीं होता है कि भाई, खैर, तो ऐसा कुछ तब ज्वाइन करेंगे आप, क्योंकि आपके पैसे की भी भाई वैल्यू है ना। क्यों पहले दिन में ही मैं कोई बैच ज्वाइन करके आंसर राइटिंग स्टार्ट करूं, पहले मैं 50 क्वेश्चन लिख लेता हूं एनसीईआरटी का, तब बैच में ज्वाइन कर लूंगा। तो आप उसके बाद स्टार्ट करेंगे डेली आंसर राइटिंग, और डेली आंसर राइटिंग 4-5 महीने करने के बाद तब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे जो 3 घंटे में चेक करेंगे। तो ये मेरा लेवल होगा आंसर राइटिंग का, ठीक है, ये मेरा लेवल होगा आंसर राइटिंग का। टेस्ट सीरीज के बाद, एक टेस्ट सीरीज देने के बाद आप स्टार्ट करेंगे टॉपर्स कॉपी से खुद की तुलना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद, और यही आपका सिलेक्शन करा देगा। टेस्ट सीरीज कभी सिलेक्शन नहीं कराएगा, सृजन आंसर राइटिंग कभी डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं कराएगा, है ना। सिलेक्शन क्या कराएगा, जब आप टॉपर से खुद को कंपेयर करने लगे। अब सोचो, मैं डे 1 में खुद की कंपेयर कर रहा हूं टॉपर से, और ये लेवल पार करने के बाद कंपेयर कर रहा हूं, तो कब मुझे करना चाहिए वाकई में, है ना, सीधी बात है, ये लेवल पार करने के बाद, है ना। तो ये बात समझिएगा। तो डे 1 पे कभी टॉपर्स की कॉपी मत देखिए। जब हम ये टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं, जब हम 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं, जो कि मैंने आपसे बताया, मैंने आपसे क्या बताया था कि कंटेंट होने लगे, प्रश्न समझ में आने लगे, सोचते सोचते हम लिखने लगे, जब वो सारी चीजें मेरे अंदर आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, टॉपर्स की कॉपी उठाते हैं, टॉपर्स की कॉपी के क्वेश्चंस देखते हैं, फिर अपने लिखते हैं पहले, फिर मिलाते हैं यार मैंने कौन से पॉइंट्स लिखे और उसने कौन से पॉइंट लिखे, फिर उससे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि अच्छा इसने ये वाला डायग्राम ऐड किया है, तो चलो मैं भी ये वाला डायग्राम ऐड करूंगा, और या अगले क्वेश्चन में कहीं पे ऐड करूंगा। वो मेरा लेवल होता है कि अब भाई तुम सिलेक्शन के लिए श्योर हो चुके हो, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच होगी आंसर राइटिंग की। इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है कि सर, अब आज ही पूछ लीजिए सभी लोग, सर आंसर राइटिंग के लिए मैं ये सोच रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, अभी पूछ लीजिए, 10 मिनट का समय है, मुझे कब करना चाहिए, है ना, जो भी है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे जिसने अभी तक एक भी आंसर नहीं लिखा, मैं क्लियर कट ये बात बोल रहा हूं, अगर तो मान लिया आपने कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है 24 का अटेम्प्ट मत देना, ठीक है, एकदम मत देना 24 का अटेम्प्ट, इवन पीसीएस भी मत देना, क्योंकि रियलिटी यही है कि फेल होगे, बशर्ते आप 3 महीने धक्के खा के
स्टेप्स कूद के फेल हो, पैर हाथ तुड़वा के, कॉन्फिडेंस, कई लोग का कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। पता चला मेंस दिए, भाई होना तो है नहीं, क्योंकि 6 पेपर तैयार करना, 6 पेपर में प्रैक्टिस करना, 3 घंटे में लिखना, 3 महीने में नहीं होता है। चीजें 3 महीने में कर पाना बड़ा मुश्किल की बात है। मतलब अब भाई जिसने, अब सोचिए ना, सीरियसनेस यही से, मतलब करने वाले कर भी ले जाते हैं। अब कह देगा, मान लीजिए कोई हो सकता है IIM अहमदाबाद से MBA किया हो, ठीक है, और वो 3 महीने में कर ले जाए, एक बार को मान लेते हैं उसका हो भी जाए, हमारा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम इतने लापरवाह पहले से हैं कि हमने प्री के पहले कभी आंसर राइटिंग नहीं की, तो गारंटी नहीं ना कि हम प्री के बाद भी करेंगे। प्री के बाद हम और डरे रहेंगे कि अरे बाप रे, अब मेरा मेंस है, हम इंतजार करेंगे। मैं ऐसे बच्चों की खास बात आपसे क्लियर कट बता रहा हूं। वो बच्चे पता है क्या करते हैं? प्री के बाद प्री के रिजल्ट का वेट करते हैं 45 दिन। 45 दिन रिजल्ट का वेट करेंगे, 45 दिन के बाद एग्जाम होगा, है ना। वो इंतजार करेंगे बैठ के आराम से कि रिजल्ट आए। अरे यार मेरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बड़ा टेंशन में हूं, 94 सही हो रहे हैं, कुछ कोचिंग वाले कह रहे हैं 92 कट ऑफ जाएगा, बताओ, बाउंड्री पे हूं मैं एकदम। तो ये चीज बहुत निगेटिविटी है, इससे प्लीज बचिएगा, ये तरीका नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग का देखते हैं, फिर हम वो करेंगे टाइम मैनेजमेंट और बाकी चीजें, फिर थोड़ी देर ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, CSET जी। हाँ पूछिए। हाँ जैसे कोई क्वेश्चन, हाँ जो भी घूमते हैं वो हमेशा वो खोते नहीं है, है ना। हाँ, बिल्कुल। देखिए ऐसे के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर ले रहा हूं, अभी कर लेता हूं। UPSC की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ UPSC ऐसे 2 मिनट इस पे चर्चा होगी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे PCS वाले आज बैठे हैं, ठीक है, और बेसिकली वर्कशॉप भी इसी पे थी, PCS बेस्ड। लेकिन अब मैं ऐसे की बात करूं, पहली बात ऐसे के लिए होता है कंटेंट। तो कंटेंट आपका GS का कंटेंट ही मोर देन इनफ होता है ऐसे के लिए, बहुत सफिशिएंट है। लेकिन कुछ ऐड ऑन इसमें क्या होता है, जैसे कुछ कविताएं, कुछ कोटेशन, कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल, प्लस कुछ कहानियां। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ये होता है वैल्यू एडिशन। तो GS का कंटेंट प्लस वैल्यू एडिशन। जैसे कुछ कहानियां, तो एक कहानी बड़ी फेमस आपने सुनी होगी, पंचतंत्र की कहां की है मुझे नहीं पता, एक होता ना, एक पंचतंत्र की है मेरे हिसाब से। एक आदमी था, वो कहीं से मरा हुआ चूहा पाता है, फिर वो चूहा 1 रुपए में बेच देता है, फिर उसके बाद 1 रुपए का बिल्ली खरीद लेता है, बिल्ली की चारा, वो पढ़ी है ना, पंचतंत्र में थी, NCERT में थी। कुछ बेसिक सोर्स है, जैसे पंचतंत्र की 2-4 कहानियां। फिर एक कहानी है जैसे अशोक, कि अशोक गया युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद देखा कितनी सारी लाशें गिरी पड़ी हैं, उसको लगा यार क्या जीवन, यही सब है क्या, है ना। आप समझिएगा। बुद्ध की कहानी, महात्मा बुद्ध की कहानी। एक कहानी है जैसे एक रूम में सारे अंधे थे, तो वो क्या कहते हैं, हाथी, कोई पूंछ पकड़ता है तो बताता है अरे हाथी तो ऐसे पाइप की तरह है, कोई कान पकड़ता है तो बोलता है पत्ते की तरह हाथी है, उसे पूछता है हाथी क्या है, सब अलग अलग आंसर देते हैं। तो कुछ बेसिक कहानियां हम रखे रहते हैं जो हर जगह फिट हो जाए, फिट फॉर ऑल अप्रोच। अब जैसे मेरा था, मेरा मोदी जी का मैं मतलब फैन हुआ करता था, तो मेरा क्या था, एक फिक्स था। अभी चूंकि सरकारी नौकरी में तो मैं कुछ ऐसा कमेंट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब नहीं था तब कुछ कुछ ऐसी थी। तो मैं क्या करता था, एक मैंने फिक्स इंट्रोडक्शन तैयार कर रखा था कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कही जा रही है। मैं भी मन की बात कर रहा हूं, वो भी कहते हैं। तो जब मन की बात कहते हैं तो उत्तराखंड के पीछे इलाकों में भी लोग ऑल इंडिया रेडियो से उनकी मन की बात सुन रहे हैं, और मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा ये नारा दिया गया, नारा दे दीजिए अपने मन से, है ना। या प्रधानमंत्री जी किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हो, जैसे हर बार मन की बात सुना करिए आप लोग, कभी कभार समय निकाल के, एक ही होता है पूरे महीने में, उसमें वो हमेशा किसी ना किसी विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। कोई महिला के बारे में चर्चा करेंगे कि 1 रुपए में इडली बेच रही है, कभी किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जो अकेले ही पूरा स्वच्छता, मतलब अकेले स्वच्छता के लिए पूरा भिड़ चुका है ना, पूरा उसने अपना घर द्वार बेच दिया, स्वच्छता के लिए काम कर रहा है। वो भारत में स्वच्छता फैलाना या सैनिटाइजेशन फैलाना उसका पूरा टारगेट हो गया है। पैडमैन जैसी मूवीज के बारे में चर्चा किया। अब यहीं से लिंक करिए कि उन्होंने ये भी कहा, ऑल दोज वंडर आर नॉट लॉस्ट, एक स्टेटमेंट दे दिया। आपका ऐसे इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ फिक्स कहानियां, भाई मैं कह रहा हूं फिक्स कहानियां। दूसरी बात ये आती है यहां पर, तो कंटेंट की मैंने बात कर ली, ये कंटेंट में वैल्यू एडिशन की बात कर ली जो मेरे काम की है। अच्छा, ये PCS के लिए भी बराबर काम की है। जो PCS में डायरेक्ट पूछता है, PCS में ऐसे क्या आता है, कोरोना आपदा या अवसर, ऐसा पूछता है ना, अभी पूछा था लास्ट ईयर। तब क्या करना है, मोदी जी मन की बात में कह रहे हैं ये आपदा नहीं भाइयों बहनों, हमें
अवसर बनाना है, बस दे दीजिए एग्जाम्पल मन की बात का। तो ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो मतलब एकदम यूपीएससी के लिए बता रहा हूं, पीसीएस वालों के लिए किसी काम का नहीं है, वो बराबर ही है काम का, इनोवेटिव भी है। तो ये बात समझिएगा। दूसरी चीज है ऐसे में, जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है इमोशनल फीलिंग प्लस लॉजिकल रीजनिंग, है ना। इमोशनल फीलिंग प्लस लॉजिकल रीजनिंग। अपनी बात ऐसे कहिए कि सामने वाला बस रोए, लेकिन इतना ना रो दे कि आंखों मतलब आंसुओं से कॉपी भीग जाए और कॉपी खराब हो जाए, ठीक है, इतना भी ना रो दे, हल्का सा इमोशनल जागृत हो। जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे आप भाई अशोक वाली कहानी बता रहे हैं या कोई भी ऐसी कहानी बता रहे हैं, तो थोड़ा इमोशनल करिए कि जैसे मैंने बोला ना, मैंने कुछ कीवर्ड्स यूज किए, उत्तराखंड के पिछड़े इलाके के गांव जहां पे कोई अन्य संचार का माध्यम नहीं है, रेडियो है, तो इससे थोड़ा आदमी को लगेगा कि भारत में भी कुछ पिछड़ापन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा। युद्ध के बाद अशोक की स्थिति, थोड़ा सा इमोशनल नहीं कर रहा है कि यार थोड़ा इमोशनल फीलिंग है, लेकिन अब उसको इतना विस्तार में नहीं बताने लग गया कि एकदम सामने वाला परेशान ही हो गया कि यार ये इमोशनल क्या कर रहा है, लगे अशोक के बारे में बात करने की, अशोक बचपन से ऐसा था, बड़ी शरारत करता था, है ना, ये सब नहीं बताने लगे, समझिएगा मेरी बात। तो लिमिट में, वो प्रैक्टिस से आएगी ये चीजें। तो इमोशनल प्लस लॉजिकल रीजनिंग आपका ये होगा कंटेंट में। अब बात आती है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ऐसे यूपीएससी ने कुछ भी पूछा, लिखना वही है जो हमको आता है। अब लिखना वही है जो हमको आता है, ये भी सही बात है, लेकिन सामने वाले को ये बताना है कि हम वही लिख रहे हैं जो तुमने पूछा है। अब इसका मतलब ये है, आपने पढ़ी है इकोनॉमिक्स, आपने पढ़ी है पॉलिटी, आपने पढ़ी है ज्योग्राफी, आपने पढ़ी है इन्वायरमेंट, ठीक है, आपने पढ़ी है टेक्नोलॉजी, ये सब आपने पढ़ी है, आपने पढ़ी है इंटरनेशनल रिलेशंस। अपने ऐसे को इस तरह से मोल्ड करना है कि वह इन टॉपिक्स में छोटे छोटे हिस्सों में टूट सके, समझिए, ठीक है। तो जैसे ऑल दोज वंडर आर नॉट लॉस्ट को ले जाइए इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में ले जाइए, को ले जाइए दर्शन में, भाई बहुत सारे लॉस्ट हुए भी, बहुत सारे नहीं भी लॉस्ट हुए दर्शन में। शंकराचार्य का एग्जांपल है आपके पास, बुद्ध का एग्जांपल है, इनको ले जाइए दर्शन में, ले जाइए इकोनॉमिक्स में। हाँ, ट्रेवलर्स आए थे, बिल्कुल, कुछ ट्रेवलर्स भी आए थे, उनके ह्वेनसांग, ये फायान, इनके बारे में कुछ एक दो अभी नहीं कि पूरा ऐसे इस पे लिख देना है, फिर चेंज करना इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ऐसे होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल, चाहे पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, ऐसे होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब डायमेंशन में कैसे ब्रेक करेंगे भाई, इकोनॉमिक्स में देखिए कि भैया बहुत सारे देशों ने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, है ना। वंडरिंग यही तो है, हमने ऑल दोस वंडर का बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अपने अर्थों में हम अगर समझे, इसको सामान्य भाषा में समझे कि जो लोग बहुत सारे रिस्क लेते हैं हमेशा फेल नहीं होते। इसका ये कतई मतलब नहीं कि एवरीवन हु वंडर्स आर एवरी टाइम गेट पास्ट, ऐसा भी नहीं है। कुछ वंडरिंग करने वाले फेल भी होते हैं, उनकी बात भी आप बता देंगे कि भैया कुछ रिस्क लिया, बम से उड़ गया, खत्म हो गया। तो कुछ एक दो, इसरो का भी एग्जाम, बिल्कुल, इसरो साइकिल से लेके जा रहा था, बात समझ में आई। ऐसे अभी मैं बताता हूं, इस पे बात 1 मिनट करता हूं, पहले यह समझ ली, पहले ये बात समझ में आ गई, हमें अपने दायरे में ले आना है। अब दूसरी बात, कुछ प्रश्नों पे किन दूरी ते दंड प्रणाम, ये भी करना है भाई, सारा ऐसे थोड़ा ना अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सारा ऐसे ही अटेम्प्ट कर दूंगा, यूपीएससी में 2 ही करना है, यूपी पीसीएस में 3 ही करना है, तो सारे करने का मतलब भी नहीं बनता है। अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स और म्यूजिक और आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो भाई, दूसरा देख लो, है ना। क्यों गणित वाले को जबरदस्ती छेड़ के जाना है भाई, छोड़ दो, कोई लिखेगा लिखे, मामला क्लियर, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं ऐसे पे, आंसर राइटिंग वाली कुछ बातें हो गई, कुछ आंसर राइटिंग में पूछना है तो पूछ लीजिएगा, लिख सकते हैं ऐसे में कोई, अब एकदम मतलब ऐसा मत लिखिएगा कि, मतलब सोच समझ के लिखिएगा, है ना, तरीके से लिखिएगा, तो मना थोड़ा ना है, लिखते ही हैं हम तो, जीएस में भी लिखते हैं भाई, समाजवादी पार्टी के बारे में अगर मान लीजिए जैसे जातिवादी आंदोलनों की अगर हमें राजनीति पूछा भी है कि भारत में जाति का राजनीतिकरण या राजनीति का जातिकरण हो गया, ऐसा प्रश्न अगर आ जाए, है ना, आलोचनात्मक चर्चा करें, ठीक है, मतलब कास्टिज्म ऑफ एंड कास्टिजाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अगर इस पे प्रश्न आ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा भाई, एग्जाम्पल यही तो देंगे आप, बसपा सपा राजद एग्जाम्पल देंगे, ठीक। हाँ, बस ऐसा ना लिखे कि दिख रहा है भैया एकदम प्रधानमंत्री के संपूर्ण सपोर्टर, ऐसा ना हो, थोड़ा मोड़ा
कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक। तो ये हो गया। अब ये भारत में सिर पर मैला ढोने की प्रथा प्रचलित रहने के पीछे उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण करें तो कुप्रथा सदियों से देखी गई है। अब देखिए ये भी ना थोड़ा सा काम चल जाएगा, मतलब काम करेगा, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा, आर्य 3 वर्ण लेके आइए, वो इतना ज्ञान ठीक है, मतलब ज्ञान है इनके पास कि कहां से शुरुआत हुई प्रथा। लेकिन बात यह कि अगर मान लो आपको सिर पर मैला ढोने का आइडिया नहीं है तो ये लिख दो कि ये बरसों से चली आ रही है। एटलीस्ट कम से कम गलत तो नहीं लिखा मैंने, सही नहीं लिखा है लेकिन मैंने गलत भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये भी वही बात है, सूत्रों की संख्या दी गई, कुछ कुछ लिख दिया इन्होंने, है ना। मतलब ये कॉपी मैं शेयर करूंगा इसको टेलीग्राम पे, सभी लोग देखना अपनी अपनी कॉपीज क्या करके आए भाई। भारत भूमि प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, इतिहास से करोड़ों वर्ष वलित हिमालय, इन्होंने मतलब जो आया वो लिख दिया विद डायग्राम। देखिए पश्चिमी घाट, अब ये यही अच्छा है, मैप बहुत बढ़िया बनाते हैं। समस्या ये मैप किसी काम का नहीं है, जिसका भी मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये मैं सोचे मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं इससे प्रूव होता है कि मैप बहुत अच्छा बनाने आता है, लेकिन इससे ये भी प्रूव होती है कि कोई लेना देना ही नहीं है इस मैप का आपके प्रश्न से, कोई लेना देना नहीं है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा नहीं बनाती है तो एटलीस्ट कुछ नदियों के बारे में बताना चाहिए था कि भैया यहां से मांडवी नदी निकलती है, कोई सुवर्ण रेखा नदी है ना, कोई जोग है, तो क्यों नहीं बना रही है डेल्टा, ठीक है। बेसिकली इस डायग्राम में आपको यह दिखाना चाहिए कि पश्चिमी घाट का ढाल बहुत तेज है, डायग्राम में यह बात होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम ये बनाते हैं ना अर्ध काट ये वाली, तो इधर ढाल कम है, ये पश्चिमी घाट का, यहाँ पे ये क्या वेस्टर्न घाट से, ये ढाल बहुत तीव्र है, तीव्र ढाल यहां पे लिखते हैं हम। कभी भी डायग्राम का मतलब, जैसे पूछा कि हिंद महासागर, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा कि हिंद महासागर का नाम क्या, आपको मतलब हिंद महासागर का नाम किसी एक देश के नाम पर पड़ा है, चर्चा करें, मान लीजिए प्रश्न आया, तो अब कई लोग क्या करेंगे, हिंद महासागर ड्रॉ कर देंगे वहां पे और इंडिया, और खुश हो जाएंगे कि बहुत बढ़िया डायग्राम बना है। डायग्राम नहीं होता है ये, ठीक है, ये बस स्पेस भरने की कोशिश है, लेकिन ये समय पे आएगा। मतलब आप फिर भी आप इंप्रूव्ड हैं, इसका मतलब आपने चीजों को पढ़ा हुआ है, आपने ये आंसर लिखे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूं, मैं देख लिया है ना, मैंने यही बात देखी कि अभी आपका कंटेंट ठीक है लेकिन अभी बहुत बेसिक है, मतलब अभी मेरे हिसाब से कि कौन सा आंसर था, ये पहला आंसर था, बस कंटेंट तैयार है ठीक ठाक, पहला आंसर था, तो ऐसा ही लिखा जाएगा पहला आंसर। जब हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीजों की तब आंसर ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बातों को पॉइंट पे लिखना होता है, डायग्राम्स कैसे बनाने होते हैं अभी इसकी समझ नहीं है, वो समय के साथ आएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, वो समय के साथ आएगी। अब यहां पर है, ठीक है, मैनुअल स्क्वेंजिंग अ प्रोसेस इन विच अ लेबर एंटर्स इनटू पिट देन क्लीन ऑल द डर्ट फ्रॉम हिज बेयर हैंड्स, प्रिवलेंट प्रैक्टिस, ठीक है, सोसाइटी माइंडसेट, अब इन्होंने देखो सीधे सीधे बता दिया, यूज, ये किसकी कॉपी है, आपकी है, ठीक है, ये बताया आपने, है ना, बहुत बढ़िया। अब ये कौन सा आंसर था, मतलब तब भी कुछ आइडिया कितने आंसर अब तक लिख चुके हैं, 5-6 ही आंसर लिखे हैं अब तक, मतलब सबका वो पता है, बस उसका स्ट्रक्चरिंग इसलिए ध्रुव बैच ज्वाइन कर। हाँ, तो ध्रुव बैच में ज्वाइन करके कुछ क्लास की, यस सर, की ना, वही तो 4 5 6, यस 4 5 6, अच्छा की है अभी क्लास, और बाकी अभी नहीं की है। एक बार ना 1 कर लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, 1 जरूर कर लीजिएगा। जैसे अगर क्लासेस की होंगे तो उसका ये तो फायदा दिख रहा है कि स्ट्रक्चरिंग और प्रश्न की समझ आ गई है ना, जैसे देखिए सोसाइटी माइंडसेट, मैंने कुछ वहां पे टेक्निक्स भी बताई, जैसे 4A टेक्निक्स, 5M टेक्निक्स, है ना, जैसे प्रॉब्लम है मतलब 4A, ये काम आप आराम से उसमें कर सकते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ध्रुव में ये बताई है कुछ चीजें किस तरह से मैनेज करना है। अब जैसे यहाँ पे मैं रहता तो मैं क्या करता, प्रोसेस मैला ढूंढ, देखिए अब यहाँ पे एक बात हम थोड़ा डिस्कशन करते भी आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग एक जो खास बात ये है कि कभी भी डिफिनीशन उन चीज का नहीं देना है जो बहुत ही बेसिक है। सिर पर मैला ढोना की प्रथा बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसकी डिफिनीशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में बेहतर है कि स्टार्ट आप कोई फैक्ट किससे कीजिए कि भारत में इतने लाख या इतने लाख सूखे शौचालय हैं, इतनी किलोमीटर 7,000 किलोमीटर की जो नगर पालिका की जो सीवेज हैं वो क्या है, वो ऑटोमेटेड नहीं है, तो वहां पर क्या है, इतने लाख लोग हाथ से या नियोजित हैं, इस बात को पता ही नहीं था, इतने लाख लोग नियोजित हैं जो कि इस घृणित, अपमानजनक, असम्माननीय
कार्य को करते हैं। समझिए इस बात को। तो ये फैक्ट से स्टार्ट करिए ऐसे प्रश्नों में, है ना, विद फैक्ट। तो ठीक है, मतलब अभी स्ट्रक्चरिंग बन रही है, प्रैक्टिस दिख रहा है कि नहीं है ना। पश्चिमी घाट, ये क्या बना आपने, वेस्टर्न घाट दिखा दिया और साथ में प्लेटू भी दिखा दिया। वेरी गुड। ये किसका, आपका ही है। स्पेस यूटिलाइजेशन पुल, इससे नहीं काम चलेगा। मैंने बताया, देखिए इन्होंने भी मैप, इस मैप का मैं क्या करूं, है ना, इस मैप का मैं क्या करूं, ये बताइए। ले जाके अपने घर पे चिपकाऊं, कुछ फायदा नहीं। मैप्स वही बनाने जो काम के हो, वो आएगा समय के साथ। मैं इसमें ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा, लिमिट में, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर ये प्रथा प्रचलित है। ये बढ़िया आंसर है, खत्म, बात ही खत्म। ग्रामीण क्षेत्रों में के साथ साथ नगरी, मैंने बताया ना, जो नगर पालिका सीवेज है ना, वो सबसे बड़ा नियोजन करता है नगर पालिकाएं। फैक्ट देखिएगा, ये आपको पता चलेगा, सबसे बड़ी नियोजन करता है नगर पालिकाएं। फिर इन्होंने छोड़ ही दिया है, सिर पर मैनुअल स्क्रिंजिंग हैज बीन प्रिवलेंट इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेस एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी द वर्क हैज बीन अटैच्ड टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी व्हिच स्टिल रिमेन्स फ्लुएंट। ठीक है, मतलब कुछ बताया। रीजन बिहाइंड द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्रिंजिंग, इश्यूज ऑफ एक्सेस टेक्स्ट, मतलब ठीक है। स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन हुआ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बस उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो है ना, इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम। अच्छा लिखा है हमने, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ इन एम्प्लॉयमेंट, वीक एग्जीक्यूशन ऑफ पेनल। इनका तरीका बहुत। आपने कितनी प्रैक्टिस की है आंसर राइटिंग के अब तक? अभी पहला दिन था, पहले दिन में बहुत बढ़िया लिखा है, मतलब उस तरह से जैसे कुछ चीजों में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जैसे ये जो तरीका है आंसर राइटिंग करने का, टू द पॉइंट, कि भाई मुझे ये चीज दिख जा रही है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। अब मुझे अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अंदर कुछ भी हरकत बताओ, मतलब गाली गलौज मत लिखिएगा, और ये मत लीजिएगा कि इश्यू ऑफ टेक्नोलॉजी, आ रहे भारत में टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ पाए, वो पश्चिम में लेते गए, इस वजह से भारत यूरोप से पिछड़ गया। ये सब अंदर की बातें मत लीजिएगा। नॉर्मली ये पढ़ के भी मेरा मामला क्लियर हो रहा है, देख रहे हैं, ये पढ़ के मेरा मामला क्लियर हो रहा है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, तरीका बहुत अच्छा है आंसर राइटिंग करने का। वे फॉरवर्ड भी बता दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन अब जैसे यहां पे थोड़ा काम होगा, मतलब अभी करना है, कुल मिला के अभी करना है काम। रास्ता अभी तक में सबसे बढ़िया रास्ता इनका है, ठीक है, सबसे बढ़िया इनका रास्ता अभी तक दिख रहा है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। फिर पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल, इसका कोई मतलब नहीं है, आपने भी वही किया। अच्छा ये बताइए, मैप वाला किसी कहां से सीखा आप लोग ने? मतलब 3 कॉपी मैंने देखी, सबने मैप बराबर बनाए, कि मैप बनाना ही बनाना, ऐसा कि क्वेश्चन में मैप बना दो देखते ही। हाँ तो बना तो सकते ही हम, मैप क्यों नहीं बना पाएंगे, है ना। हम तो भाई नहीं कुछ नहीं दिखाया, थोड़ा क्या, जो दिखाना था वो कुछ नहीं दिखाया, थोड़ा बड़ा से कुछ मतलब नहीं है ना, कुछ नहीं दिखाया, काम वही था यहाँ पे। अगर आप ये दिखा रहे डेल्टा क्यों नहीं बनती है, तो आपको सीधी बात आपको दिखाना पड़ेगा कि डेल्टा नहीं बन रही है। मैप ऐसा होना चाहिए जिसमें ये बात प्रूव हो सके कि डेल्टा नहीं बन रही है। मैं अरेबियन सी देख के क्या करूंगा, वो देखना ही नहीं चाहता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अरेबियन सी देखने में। मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई डेल्टा नहीं बन रही है, ठीक है। द रीजंस यहाँ पे उड़ा दिया है, ठीक है, मतलब बेसिक नॉलेज है। तो प्रश्न में कुछ ऐसा भी नहीं कि प्रश्न आधा घंटा में एक क्वेश्चन लिखा हमने। अच्छा तो लेट आए थे बीच में, अच्छा ऐसा था, हाँ नहीं तो ठीक है। IM कुछ तो इन्होंने भाई अपने बारे में लिख दिया है, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ पब्लिकली, जिसका भी है ना, पता नहीं कुछ गलत सलत आपका है। ये तो कौन स्टोरी लिखता है भाई, मैंने कल बोल दिया पांडे जी की स्टोरी से लोग मोटिवेट हो गए कि हम भी राम राम मौका मिल जा रहा है लिख दे रहे, नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है उसका, समझिएगा, ठीक है। मैन्युअल रिफर टू द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ठीक है, कीवर्ड्स बहुत सही है। रीजन, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कास्ट प्रेजुडिस, रिसेंट डेवलपमेंट, स्विन बैंड, आर्टिकल 14। ये किसकी कॉपी है? बढ़िया है। कितना आंसर लिखा अब तक आपने? कितने? कुछ आइडिया? एक साल से रेगुलर लिख रहा है दिन पे एक आंसर, मतलब कुल मिलाकर मैं मान के चल रहा हूँ आपने लिखे हैं करीब 100-200 आंसर, ऐसा 100-150 आंसर, हाँ ठीक। अभी और बढ़ाइए, 1000 तक ले जाइए, तरीका सही जा रहे हैं, ठीक है, मतलब तरीका सही है। एग्जैक्टली मैं कंटेंट पे नहीं बात करूंगा, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए मेरी प्रैक्टिस अब इस लेवल की है कि मैं इसमें कुछ मतलब इस आंसर को लिखने में ना मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, पता है, दिमाग एकदम ऑटोमेटेड फिट हो गया है। लेकिन मैंने आपको दिखाया, मैंने 12 टेस्ट तो 1 साल के दिए थे,
फिर अगले साल वाले दिए थे 16, 28 टेस्ट जोड़ लो तो 560 तो वही हो गए, है ना। उसके बाद असंख्य आंसर राइटिंग, मतलब गिनती ही नहीं है। जो आप लोग का सृजन आंसर राइटिंग बैच चलाया था ना, सारे आंसर खुद लिखता था। उससे एक फायदा हुआ, जिसका होना था नहीं हुआ, मुझे कोई पता नहीं चला, मेरा हो गया काम। डेली मैंने 2 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, तो वो एक मेरे साथ बहुत पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, तो लिखिए थोड़ा और, डेली प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया रास्ते पे हैं, लेकिन अभी जैसे मेरा दिमाग, अब मैं बताऊं, मुझे ये लिखना रहेगा ना। काफी सर सेकंड आंसर लिखी हुई है सर, स्कीम मतलब जैसे नेशनल मिशन ऑफ सफाई का मुताबिक कुछ स्कीम वगैरह थी, और कुछ मतलब आज जैसे ये बैन है कि 13-14 में होता है, इस तरह बहुत चीजें थी कि वो याद नहीं आ रही, सोचने में काफी क्यों नहीं याद आ रही थी पता है? इसका कारण यही है कि प्रैक्टिस नहीं है। जब आर्टिकुलेशन रेगुलर होता है ना, मैंने बहुत दिन हो गया मुझे देखे, लेकिन मैं सीधे सीधे मैं बता रहा हूं, मैं इंट्रोडक्शन ही सीधे फैक्ट से करूंगा। मैं देखिए, मेरा अप्रोच ये रहेगी, इंट्रोडक्शन फैक्ट, कारणों में मैं सीधे 4A कारण बताऊंगा। 4A, अब 4A में क्या? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस और एक्सेप्टेबिलिटी, ये 4 कारण हैं मेलड होने की प्रथा प्रचलित। टू द पॉइंट, मेरे सोचना ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करूंगा दिमाग में सोचने की। और फिर क्या पूछा है? उत्तरदायी कारणों का वही विश्लेषण कर दूंगा, 2-4 फैक्ट बता दूंगा, कंक्लूजन दे दूंगा कि वे फॉरवर्ड, खत्म। 1 मिनट से कम समय लगेगा सोचने में, क्योंकि आर्टिकुलेशन पहले से प्रैक्टिस करके अप्रोच सेट कर ली है कि भाई अफोर्डेबल है मेलड। भाई आप किसी मैनुअल स्क्वेंजर से काम करो, उसको पैसा ही नहीं दे रहे हो, तो आपके लिए तो अफोर्डेबल है। ठीक है, दूसरा अवेलेबिलिटी है, मजदूर है बहुत सारे, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, इतने ज्यादा मजदूर अवेलेबल है, खासतौर पे निचली कास्ट जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, कोई फैक्ट बता दूंगा कि ऐसा देखा जाता है कि 100 रुपए डेली आय से ज्यादा वाले 63, मतलब कम वाले 63% दलित वर्ग से आते हैं, सीधे सीधे बता दिया, है ना। जो हमारी प्रीजुडाइस है, कास्टिज्म जो भारत में है, वो भी इनको प्रेरित करती है। फिर क्या होगा? मैंने क्या बताया? अवेयरनेस, वही जो एक्ट है मेलड होने वाला अधिकार अधिनियम, वो ना सरकार को मतलब इंप्लीमेंटेशन सही से हो रही है, ना ही एक्ट का अवेयरनेस। जो कैटेगरी परेशान है, जो लोग परेशान है, उनको है, उनको अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, और क्या मैंने एक बताया था? नहीं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेयरनेस। तो एक्सेप्टेबिलिटी मतलब नगर नियम खुद नियोजित कर रहा है, मतलब हटाने के पक्ष में ही नहीं है इसको, है ना। तो एक्सेप्टेबल भारत में इतना है कि आपके सामने अपराध हो रहा है, आपको पता ही नहीं कि अपराध हो रहा है, इतना ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये भी हो गया पॉइंट। तो 4 पॉइंट तो सीधे हो गए, मतलब देखिए कुछ सोचा ही नहीं, 4 पॉइंट निकल गए, और 4 के अंदर माइक्रो पॉइंट 2-2 निकल गए, 8 पॉइंट हो गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? 10 नंबर का अगर क्वेश्चन 150 शब्दों में, चाहिए नहीं इससे ज्यादा। तो समझिएगा मेरी बात। तो वो अप्रोच तब आएगी जब डेली अप्रोच करेंगे, क्वेश्चंस को लेकर डेली अप्रोच करेंगे। ठीक है, डेल्टास आर ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर, मंथ ऑफ रिवर ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, मोस्ट ईस्टर्नली फ्लोरिडा, यही छोड़ दिया आप, ये आपका ही है ना। ठीक है, फिर ये गौरव है, मैन्युफैक्चरिंग मींस रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सप्लोइटर इन हैंड, ये द रीजन फॉर डिवीजन इन सोसाइटी। ठीक है, प्रोहिबिशन फॉर द लोअर कास्ट, सुप्रीमेसी ऑफ अपर कास्ट पीपल, वो दोनों बातें की, ड्यू टू लैक ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये कास्टिज्म पे ही घुस गए एकदम। बुक लाइक मनुस्मृति है, मनुस्मृति पढ़ा है आपने? जिसमें लिखा है, कौन है? गौरव गुप्ता, आप ही। मनुस्मृति में ऐसा है? पक्का जानते हैं? बोला जाने से नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, पता है, 100% श्योर है कि इस फैक्ट को बोलते हैं बम गिराना अपने ऊपर, परमाणु बम। ये इसीलिए रोक के बता रहा हूं, एग्जाम में कभी ऐसा फैक्ट मत दें जिससे किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो जाए, कभी नहीं। मैं एक मॉक इंटरव्यू में गया था, मॉक इंटरव्यू में, वहां मैंने कुछ ऐसे ही टिप्पणी कर दिया। उन्होंने कुछ पूछा मेरे से, क्या पूछा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैंने बोला सर मनुस्मृति जैसे कुछ ऐसे कास्टिज्म पे ही बात हो रही थी, वर्ण व्यवस्था पे बात हो रही थी। मैंने कहा सर मनुस्मृति जैसे किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है। भाई साहब इतना मेरी रिलाई हुई ना उस मॉक इंटरव्यू में, वो हर्ट हो गए थे एकदम। मॉक इंटरव्यू देखा था आपने? हाँ, वो एकदम हर्ट हो गए थे इस बात पे कि मैंने ऐसे कैसे टिप्पणी कर दी मनुस्मृति का। उन्होंने कहा पढ़े मनुस्मृति? मेरा जवाब क्या होगा? नहीं। तो कैसे पता चला? सर सुनी सुनाई बातें। तो तुम आईएएस बनने जा रहे हो, तुम्हें यूपीएससी तुम सेलेक्ट होने जा रहे हो, तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो, अपवाद तो तुम और बढ़ाओगे। इतना मतलब मैं कह रहा हूं, इतना रेला गया मैं बुरी तरह से कि, तो ये बम है। आप 2 क्वेश्चन आपके पुराने और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगले पे, इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा और आपको बर्बाद करके छोड़ेगा एग्जामिनर, अगर उसका सेंटीमेंट हर्ट हो गया तो। ध्यान नहीं दिया, निकल गया आगे। मैं स्कैन करके निकल रहा हूं ना आपके सामने,
और मुझे दिख रहा है ये, तो एग्जामिनर तो एक्सपर्ट है इस मामले में, ठीक है, इस एक्सपर्ट है। तो ऐसी बातें कभी मत बताइए जिसका आपके पास कोई तार्किक प्रूफ ना हो। हाँ, अगर आपने पढ़ी है और लिखा है ऐसा तो लिखिए, फिर उसने भी पढ़ी होगी, 100% श्योर। अगर आपने पढ़ी है और ऐसा लिखा है तो बिल्कुल लिखिए। आप लिख रहे बुक लाइक मनुस्मृति वेयर रिटन डायरेक्टली अगेंस्ट द दलित बैकवर्ड क्लास पीपल। बहुत सारे लोग इस बात पे खारिज करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते हैं, है ना। मैं आपसे एक बात बता रहा हूं क्लियर कट, मनुस्मृति रामचरितमानस वो लोग ज्यादा जलाते हैं जिसने उसे पढ़ी नहीं है कभी, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर कट बात है ना, वो लोग बहुत ज्यादा जलाते हैं। अभी मैं आपसे एक बात बताता हूं, एक बहुत बड़ा डिबेट था जो मेरे से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपसे भी हो सकता है कभी आपको मौका मिले तो पूछे जाएगा कि क्या रामचरितमानस से उन खंडों को हटा दिया जाना चाहिए जो कि विवादित हैं, जैसे है ना दोल गंवार शुद्ध प्रशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। एक जगह तो सीधे लिखे हैं कि, मतलब मुझे एग्जैक्ट वो दोहा नहीं आते, लिखे हैं कि जब बनिया और तेली ये दो जातियां जब पत्नी मर जाती है, व्यापार में हानि हो जाती है, तो अपना बाल मुड़ा के सन्यासी बन जाते हैं। मुड़ मुड़ाई बनई, कुछ देखिएगा, ये बच्चे करिएगा, ये इन्होंने सीधे ऐसे लिखा है। वैदिक काल में जैसे उसमें ऐसा दिया था कि जाति में उसमें दिया था कि जैसे शूद्र और सर वुमेन जो होती है, मतलब कि वो लिक्विड के समान है, ऐसा कुछ। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, यही तो डिस्कशन ही कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ और 2 पॉइंट और मिल गए, आप जो बोल रहे हैं 2 पॉइंट और ऐड हो गए। बात यह है, ये डिबेटेबल मुद्दा है, हटाया जाना चाहिए कि नहीं। करंट में बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, माँ बहन की गालियां होती है, उसमें हटा देना चाहिए। ओरिजिनल वर्क, ये भी हमें देखना पड़ेगा, वो किताबें उस समय के सोसाइटी के हिसाब से लिखी गई, उसकी मीनिंग आप आज डिसाइड नहीं कर सकते, और डिसाइड कर रहे हैं तो आज की किताबों में तो और गंदी चीजें लिखी हुई होती हैं, तो आप पहले इसको हटा लो, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, हम धर्म ग्रंथ किसको मानते हैं? तो कुल मिला के गौरव जी, मेरा ये रिक्वेस्ट है, ऐसे शब्दों, जैसे कई बार क्या होता है ना, मैं 1-2 और बता रहा हूं, जैसे भारत में जो रेप कल्चर पे मान लीजिए प्रश्न है, अब आप कह रहे हैं कि आपने उसमें एक आंसर लिख दिया लड़कियों का पहनावा, वो सही नहीं है, मतलब आपने अपने ऊपर उड़ता तीर ले लिया और बम गिरा लिया। ऐसे शब्दों का चयन एकदम नहीं करना है आपको। अंदर इससे पता है सीधे दिखती है बायसनेस है इस व्यक्ति के अंदर, ये व्यक्ति के अंदर बायसनेस है और कूट कूट के भरी है बायसनेस, या ये व्यक्ति केवल नेताओं की बयानबाजी सुनता है, इसको सिविल सर्विस से कोई मतलब नहीं। समझ रहे मेरी बात? इनको कहते हैं कि हमने आंसर में अपने ऊपर बम गिरा लिया। मैं सीरियसली इस शब्द को यूज कर रहा हूं बार बार, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, हवाबाजी में शब्दों का चयन एकदम नहीं करना है, ठीक है, ये तो नुकसान हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर हायरार्की ऑफ द अपर कास्ट पीपल, आपने कास्ट पे लिखा है, ऐसा लग रहा है कि कास्ट से बड़ा प्रताड़ित हैं आप बचपन से। केवल कास्ट का ही आंसर है, देखिए, केवल कास्ट, डिवीजन इन सोसाइटी। देखिए पहला पॉइंट आपका डिवीजन इन सोसाइटी, अगला लोअर कास्ट पीपल, फिर उसके बाद अपर कास्ट पीपल, फिर बैकवर्ड क्लास, फिर अगले में मनुस्मृति, दलित बैकवर्ड क्लास। देखिए आपके सारे हायरार्की ऑफ अपर कास्ट, दलित एंड बैकवर्ड, सारे के सारे, कोई पॉइंट ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी ये वो कोई है ही नहीं पॉइंट। इससे अब मैं एग्जामिनर हुआ ना, मुझे लगेगा ये बेचारा बड़ा प्रताड़ित है, बचपन से इसको इतनी प्रताड़ना मिली है कि केवल इसको बेचारे को कास्ट ही दिख रहा है और इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो प्लीज बचिए, है ना। और कितना आंसर आपने लिखा? पहला था, हाँ ठीक है, पहला था, तब तो क्वालिटी सही है। पश्चिमी घाट की, ये इसीलिए मैं लेके आया यूट्यूब पे ना, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा के बीच में बताया गया है। मैं बना छोड़ दिया, एग्जामिनर को ये भी लिख देना चाहिए था, खुद ही लिख ले। आता हो तो खुद लिख ले, ये लिख दिया, अगर ये आता हो तो खुद ही लिख ले, बात खत्म। एग्जामिनर टाइम पास तो अच्छे से करेगा। कई बार क्या होता है ना, हम 12th पास हुए रहते हैं 100 रुपया नोट लगा के, पता चलता है कि यार अब यूपीएससी का पेपर है, यहां भी यही करें। जैसे मेरे बड़े पिताजी वो थे, इंटर कॉलेज में टीचर थे, तो उन जब इंटर की कॉपी चेकिंग होती थी ना, उनको भर भर के पैसा मिलता था, 500 के नोट, 100 के नोट, गुरुजी हमारे बिया ना हो पाई, ऐसे ऐसे लिख के, है ना, कमेंट आता था कि प्लीज पास करा दे मिल जाई। अब वो हंसते थे लोग आपस में, समोसा चाय मांगा खाते थे सब लोग। रोज का था, रोज का मतलब 5,000 रुपए की इनकम, आज के 20 साल पहले वो डेली की इनकम हो जाती थी किताबों में, ये सोचिए कॉपीज में। तो दे रहा है, कहाँ लौटाएंगे आप, किसके पास जाएंगे? वही लोग पार्टी करते थे आपस में। फिर इन्होंने बताया प्रीस्ट, ये बिजनेसमैन, फार्मर, ये तो ऐसा लग रहा है कि यूरोप का लिख दिया इन्होंने। कौन है ये? आप, ये आप हैं। ये तो यूरोप वाला आप दिखा रहे, जो यूरोप में क्रांति हो रही थी उस समय ऐसा ही था, प्रीस्ट, फिर बिजनेसमैन, फिर फार्मर्स।
वही लिख रहे हैं ना। इंडिया कंट्री ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन, मिडिल क्लास, लोअर कास्ट कैटेगराइज। ठीक है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन से कोई अभी लेना देना नहीं है ना। एनसीईआरटी बेसिक पढ़नी है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कृष्णा गोदावरी ये वेस्टर्न घाट की नदियां नहीं है सर। इन इंडिया द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप वेस्टर्न घाट वेरीज फ्रॉम ईस्ट टू रिवर विच ओरिजिन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल टू रिवर विच, मतलब जो इन्होंने पढ़ा वही लिख दिया कुल मिला के। ये है कि हमने ये पढ़ा है, ये हमें किताबों से मिला है ज्ञान, लिख देंगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी भाई। मैंने उसके इंजीनियर क्या लिखा है, refers to the process of removing, ये अच्छा ये तो पढ़ चुके ना हम, कॉपी ये हो चुकी है। is in human practice of cleaning, बहुत बढ़िया। रीजंस, पॉवर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑटोमेशन, बहुत बढ़िया। अभी मांडी कूट आया है ना, किसका ये, बहुत बढ़िया है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डायमेंशन अच्छे है, बहुत बढ़िया ना, ये भी आपने बता दिया। 75 थोड़ा इमोशनल भी किया है, बेटर होता, वही मैंने कहा ना, फैक्ट से बता दो कितना अभी चल रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया है। सम स्टेप्स टू स्टॉप नमस्ते स्कीम, क्रिएट अवेयरनेस, रिहेबिलिटेशन स्कीम, गैस मास्क, बहुत बढ़िया। इंश्योर टाइमली पेमेंट, कंपनसेशन, बहुत बढ़िया। देखिए कितना आंसर की प्रैक्टिस की अब तक, कुछ आइडिया मतलब भाई रैंडम 70-80। आप तो एक मेंस लिख चुके हैं यूपीएससी का, तो 80 तो वहीं लिख दिए थे, लिखे थे कि छोड़ दिए थे? मतलब जो नहीं हर पेपर में क्वेश्चन छोटा था। मतलब अच्छा मुझे अभी एक बात बताइए, अपने एक्सपीरियंस है, सीरियसली यहाँ पे बाकी लोग हैं, मुझे बताइए मेंस के पहले आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं की थी? प्री के पहले कितनी की थी? तब तो किया चाहिए था, कितनी की थी आंसर राइटिंग? फोरम आईएस में टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की थी प्री के पहले, देखो भाई सभी लोग यहाँ पे हैं, कितने आंसर लिखे होंगे तब भी? 12 लिखे थे तो 240 प्री के पहले इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इन्होंने मेंस दिया है, प्री से मेंस के बीच में भी प्रैक्टिस की होगी, पक्की बात है, उसमें तो ढंग से की होगी। उसके बावजूद मेंस में छूट गए थे क्वेश्चन, और ये इंग्लिश मीडियम के भी हैं। अब मेरी बात का थोड़ा रियलिटी से आपको जुड़ेगा, प्री के पहले भी प्रैक्टिस की खूब, प्री से मेंस के बीच की भी प्रैक्टिस की, मेंस में कितने क्वेश्चन छूटे थे, कुछ आइडिया? हर पेपर में, समझ रहे हैं? 3 क्वेश्चन छूटने का मतलब है कि मैं एग्जाम में इंश्योर कर दिया हूं कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। मैं बहुत रियलिटी एकदम खुल के आपसे बात कर रहा हूं। 3 क्वेश्चन छूटने का मतलब है वहीं पे मामला खत्म हो चुका है, सिलेक्शन नहीं हुआ। इवन आप किसी ऐसी कैटेगरी जैसे एससी प्लस पीडी पे भी हो तब भी गड़बड़ आ जाएगा मामला। 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 12 क्वेश्चन पूरे मिला के 12 क्वेश्चन जीएस में, ऑप्शनल में भी छूटे ही होंगे फिर। तो ये बात समझिए, इतनी प्रैक्टिस के बावजूद और इतना बढ़िया कंटेंट, मतलब कंटेंट अभी तक का सबसे बढ़िया कंटेंट है। नो डाउट कि इसमें भी इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन दिख रहा है। अब आप लोग समझिए आप लोग को क्या करना है अभी, है ना, तो बहुत जरूरी है भाई, जीवन अभी बड़ा संकट में है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने बनाया नो डेल्टा फॉर्मेशन वेस्टर्न घाट, ठीक है, डेल्टा ईस्टर्न घाट। एटलीस्ट इन्होंने ये दिखा कि इधर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, इतना ऊपर का बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो कुछ लोगों ने ये मैप बनाया, बढ़िया मैप, बेटर मैप। रेडिमेड डिपॉजिट, रिवर्स, डेल्टास बता दिया, ठीक है। हार्ड रॉक, वेस्टर्न घाट में हार्ड रॉक है, ठीक है। फ्लोइंग द ईस्ट डायरेक्शन, है ना, इरोजनल एक्टिविटी मोर स्टीप है, ठीक है। देखिए इनका नॉलेज लेवल बहुत सही है इस मामले में, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, अच्छा प्रयास है ना। तो अभी तक, है ना, इनकी कॉपी सेटिस्फैक्टरी दिख रही है। तब जब कितनी प्रैक्टिस की है तब खुद ही देख लो भाई, इनको मैंने घुसखोरी नहीं की थी, इन्होंने फोरम आईएएस को ज्वाइन किया था, ऐसा भी नहीं था कि यूपीएससी हिंदी का बोल दें, सरवनी यूपीएससी हिंदी का, फिर भी बढ़िया है। ये जब जानते हैं आप इस लेवल पे बेंचमार्क अटेंड करेंगे, जब कुछ फैक्ट्स, कुछ डायग्राम ये अटेंड करेंगे, फिर 3 घंटे में 20 आंसर लिखना शुरू करेंगे, तब होगा सिलेक्शन, और तब हो जाएगा, तब काम बचेगा। यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, इसी लेवल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे हो जाएगा सिलेक्शन। यूपी पीसीएस में ना आप जनरल आंसर लिख देंगे ठीक ठाक, तो आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है वहां पे। मतलब इवन मैंने देखा यूपी पीसीएस वालों का, तो मतलब ऐसा मैंने सुना है, कॉपी ही नहीं चेक करते, पता नहीं क्यों। मेरा एक दोस्त था, अभी डीएसपी है, नाम नहीं बोलूंगा, लास्ट ईयर उसको मिले थे 120 नंबर जीएस पेपर 2 में, इस उसको मिले 60 नंबर। या तो लास्ट ईयर उसने कुछ अलग ही चीज पढ़ के गया था, या तो इस साल जीएस 2 पढ़ा ही नहीं था। क्या मजा रहा था समझ में नहीं आया, सीधे आधा कर दिया। तो कह रहा था भैया इस बार का पेपर पिछली बार से ज्यादा अच्छा हुआ था। खैर
ठीक है, मतलब आपका तैयारी लेवल सही जा रहा है, बढ़िया है।